नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंदानी स्वागत करता हूं आप सबका लाइव इंग्लिश क्लासेस में, जहां अपन पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। इसकी अपन ने पिछली बार फर्स्ट सेशन लिया था। उस फर्स्ट सेशन के लाइव क्लास में अपन ने लिया था सिंपल स्ट्रक्चर और डबल ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अपन ने लिया था वैक डूवर्ड्स। और अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ कराऊंगा, कुछ और ऐसे पार्ट्स जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। यहाँ सीरीज का अगला वाला पार्ट है। तो आज अपन उसको उठा रहे हैं इन्फिनेटिव्स के पार्ट। इन्फिनेटिव्स माने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव हो तो अपन क्या करें? इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलो शुरुआत करते हैं कि अगर एक्टिव के सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव का जब सेंटेंस बनेगा वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से कन्वर्ट होकर आएगा। यानी थर्ड फॉर्म तो चाहिए और वो आएगी हमेशा बी के साथ। अब जब एक्टिव के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठी है तो पैसिव कौन बनाएगा? अब ये सेंटेंस देखते हैं कि आई एम टू राइट अ लेटर। इसमें आई है सब्जेक्ट, एम है इसकी वर्ब। अब एम के साथ में आईएनजी के बदले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी ये इसकी वर्ब है इन्फिनेटिव वाली। फिर पीछे ए लेटर के रूप में ऑब्जेक्ट है ही। तो आईएनजी होता तो अपन बिंग का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे टू है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या शुरुआत की? अ लेटर इज, टू के बदले टू बी प्लस थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। तो यहाँ पे अपन ने इन्फिनेटिव को कन्वर्ट किया है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने वाला है, वाली है, यानी कि किसी ऐसे मोमेंट को शो कर रहा है जो काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो सब्जेक्ट है आई एम गोइंग टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में अ न्यू कार। तो वाक्य शुरू होगा अ न्यू कार से। अ न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय मी। हमने इस सेंटेंस में गोइंग का पैसिव नहीं बनाया है, क्योंकि गो के साथ हमेशा टू आता है, फ्रॉम आता है, इनटू आता है, ये इंट्रांजिटिव बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव नहीं बनता। पैसिव हमेशा एस प्लस वी प्लस हो, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। अगर गो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव नहीं बनाएगा। तो इसलिए हमने इस सेंटेंस के अंदर गो का पैसिव नहीं बनाया है, क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ में। हमने गो को एज इट इज छोड़ा है, पैसिव बनाया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। हमने गोइंग को कुछ भी नहीं किया, वाक्य बना है, पैसिव बना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सो क्योंकि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर एक्टिव के अंदर अगर एस प्लस वी प्लस ओ का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो ही अपन उसका पैसिव बनाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि देयर इज नो मिल्क टू टेस्ट। देयर, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। हेयर, देयर, दिस, दैट। अब इसके साथ जो वर्ब आती है वो अगले वाले वर्ड के हिसाब से होती है, तो अगला वाला वर्ड उसका सब्जेक्ट हो गया। यानी कि पहले पहले आया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, फिर आई उसकी फुल वर्ब, फिर आया उसका बेसिक सब्जेक्ट। ये इसका बेसिक सब्जेक्ट हो गया, नो मिल्क बेसिक सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके लास्ट में बैठा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देयर, हेयर, द फॉलोइंग के साथ वर्ब जो होती है अगले वाले नाउन की होती है। तो इस टाइप के वाक्यों का पैसिव नहीं बनता, यानी कि हमको देयर इज नो मिल्क को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। हाँ, पीछे जो आने वाला टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका पैसिव बनाएंगे अपन टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से।
टू बी टेस्टेड। तो हमने पहले वाले क्लॉज को छोड़ दिया, सेकंड वाले 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाया है। अगले वाला वाक्य भी ऐसा ही है, एट से शुरू हुआ, इंट्रोडक्टरी हुआ, फिर इसके रूप में फुल बेसिक वर्ब आ गई, फुल वर्ब आ गई, टाइम नाउन हो गया ये इसका, जिसकी वजह से वर्ब आई है, और फिर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट खुद आ गया शॉप के रूप में। तो यानी कि इस टाइम वाले पार्ट का तो पैसिव नहीं बनना क्योंकि इंट्रोडक्टरी हो गया, इट इज टाइम। फिर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसका खुद का ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसे वाक्य के अंदर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो नाउन आया है उसे पहले फॉर के साथ में आगे लाना पड़ेगा, टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब इसको समझ चुके हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं कि यहाँ वाला जो वाक्य है, दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द स्कूल फी, दे सब्जेक्ट हैव प्लस डिसाइडेड, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल फी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है, हैव डिसाइडेड हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक और सेकंड वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना साथ बैठे हुए हैं, इसलिए एक सब्जेक्ट जॉइंट में वर्ब। तो शुरू करते हैं इसको, द स्कूल फी, पहले वर्ब को हल करते हैं, हैव के बदले हैज हो गया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, हैज बीन, डिसाइडेड। अब सेकंड वाली वर्ब को पकड़ते हैं, सेकंड वर्ब कौन है, एक तो पूरी हो गई, हैव डिसाइडेड। अब सेकंड वर्ब कौन है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो 2 का पैसिव बनेगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज बीन डिसाइडेड टू बी इंक्रीज्ड। अब दे की जरूरत है नहीं, बाय देम छोड़ सकते हैं, बैक डूअर हो गया तो अपन उसको छोड़ भी सकते हैं उसको। तो ओवरऑल अगर वर्ब के रूप में हमारे पास 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पैसिव बनाते वक्त अपन इसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दोनों वर्ब्स अगर साथ बैठी हुई हैं तो दोनों को एक साथ चेंज करेंगे। इट हेयर देयर से शुरू होता है स्ट्रक्चर, तो अपन उस वाले पार्ट को पैसिव वॉइस में नहीं छेड़ेंगे, जैसा है चलते रहेगा, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है हमारे पास डबल वर्ब का। इसके अंदर हमारे पास हम देख रहे हैं कि दो वर्ब वाला सेंटेंस जो वीवर ने थोड़ी देर पहले किया था, हैव डिसाइडेड 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड सेंटेंस वो का वही है। अब अपन इसको देख रहे हैं डबल वर्ब किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ पे शी एक्सपेक्ट्स मी टू प्रेज हर, वह मुझसे उम्मीद करती है कि मैं उसकी तारीफ करूं। और दूसरा कहता है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो व्यक्ति पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट है वो दूसरे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट है, जो पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले वाक्य उसका सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि यू कांट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है, कि तुम उम्मीद नहीं कर सकते बच्चों से कि बच्चे समझेंगे इन समस्याओं को। इसमें दो एसवीओ पार्ट बन रहे हैं, एक एसवीओ पार्ट पहला वाला, एक एसवीओ पार्ट दूसरा वाला। तो दोनों एसवीओ पार्ट में से हम सिर्फ दोनों में से एक पार्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, चाहे हम फर्स्ट पार्ट का बनाए चाहे सेकंड वाले पार्ट का बनाए। तो हम जिस पार्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे सेकंड वाले पार्ट को अपन छेड़ेंगे भी नहीं, उसको एज इट इज वैसे छोड़ देंगे।
सेकंड वाले पार्ट में टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर बैठा हुआ उसी हिसाब से काम करेगा, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर वो वर्ब के स्ट्रक्चर बैठा हुआ वर्ब के हिसाब से काम करेगा। अगर हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की, अगर ध्यान से हम देखें इसको, तो यू कांट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन, कि तुम बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते, और ऊपर वाला वाक्य कह रहा है शी एक्सपेक्ट्स मी, तो यू कांट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कांट बी एक्सपेक्टेड। अब ये पहला पार्ट बन गया। अब सेकंड वाले पार्ट को अपन को छेड़ना भी नहीं, एज इट इज उतार देना है उसको। टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रन कांट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। हमने इसमें पहले पार्ट का पैसो बनाया, सेकंड पार्ट को नहीं छेड़ा। अगर हम इसका सेकंड पार्ट का पैसो बनाते हैं तो पहले पार्ट को नहीं छेड़ेंगे, पहला पार्ट जैसे वैसे का वैसे हो जाएगा। यू कांट एक्सपेक्ट, अब यहां तक हो गया। आप वहां से सेकंड वाले पार्ट का ऑब्जेक्ट उठाएंगे। दीज प्रॉब्लम्स, वर्ब है यहाँ पे टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, तो हो गया टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी अंडरस्टूड, और सब्जेक्ट था इसका चिल्ड्रन, तो बाय चिल्ड्रन हो गया। यू कांट एक्सपेक्ट दीज प्रॉब्लम्स टू बी अंडरस्टूड बाय चिल्ड्रन। तो पहले पार्ट से बनाए चाहे सेकंड पार्ट से बनाए। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शी एक्सपेक्ट्स मी, शी एक्सपेक्ट्स मी, तो मी से बन गया आई एम एक्सपेक्टेड। अब सेकंड वाले पार्ट को नहीं छेड़ेंगे। टू प्रेज हर, सब्जेक्ट यही था और यही इसका ऑब्जेक्ट है, तो हमने दोबारा वापस ऑब्जेक्ट लेना है नहीं, तो अपन इसको छोड़ देंगे। आई एम एक्सपेक्टेड टू प्रेज हर। इसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट का पैसो बनाया, सेकंड पार्ट को नहीं छेड़ा है। अब अगर अपन सेकंड पार्ट का पैसो बनाए तो फर्स्ट पार्ट को नहीं छेड़ेंगे। अब इसका बनाते हैं सेकंड वाले पार्ट का। शी एक्सपेक्ट्स, अब शी का प्रयोग अपन कर चुके हैं, उधर से हर को आगे लाना है तो हर का शी हो जाएगा। अब शी पहले से ही बैठा हुआ है तो दोबारा तो शी लिखने से रहे, तो शी को हटा दिया। टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। शी एक्सपेक्ट्स टू बी प्रेज्ड बाय मी। तो दोनों में से जो भी पार्ट का पैसो बनेगा अगला वाला पार्ट उसको छोड़ दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट का पैसो बनाओगे वो उसको छोड़ देगा, सेकंड पार्ट का पैसो बनाया तो पहले वाले पार्ट को छोड़ दिया। तो बात ये ध्यान रखने की है कि जो फर्स्ट वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड वाले पार्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए अपन दोनों में से एक पार्ट का पैसो बनाएंगे। लेकिन इस वाले वाक्य में दे हैव डिसाइडेड और टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म दोनों वर्ब साथ बैठी थी, इसलिए अपन दोनों को साथ चेंज किया है। उधर दो वर्ब थी लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे थी, इसलिए अपन को दो पार्ट में पैसो बनाना पड़ा, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट का पैसो बनाए। थोड़ा आगे देखते हैं इसको। शैलेंद्र likes me to call him sir. शैलेंद्र likes me. I am liked. I am liked by शैलेंद्र to call him sir. अब यहाँ शैलेंद्र और हिम दो बार आ गया, एक ही व्यक्ति दो बार आ रहा है। अगर हम यहाँ से बीच में से बाय को हटा दें, आई एम लाइक्ड टू कॉल, अब हिम के बदले शैलेंद्र लेना पड़ेगा, टू कॉल शैलेंद्र सर। आई एम लाइक्ड टू कॉल शैलेंद्र सर, ये पहले पार्ट का पैसा है। अब हम सेकंड पार्ट का पैसा बनाते हैं, तो शैलेंद्र लाइक्स एज इट इज रह गया। अब वहां से उठाए हिम, अब हिम शैलेंद्र ही है, वहां पे दोबारा आएगा नहीं। शैलेंद्र लाइक्स सीधी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी कॉल्ड सर, कॉम्प्लीमेंट आ गया सर, फिर आ गया बाय मी। शैलेंद्र लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय मी। तो यहां पर भी वही हुआ, एस प्लस वी प्लस ओ, तो जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट था वो दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए अपन ने दोनों में से एक पार्ट पैसिव बनाया, चाहे इधर से चाहे उधर से।
चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आई है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जो सेक्शन है वो एक थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सेक्शन हैं इसके अंदर। तो एक सेक्शन तो वो है इंट्रोगेटिव का जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट होता है, एक WH वाला पार्ट होता है। अब एक्टिव का वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना पड़ेगा। WH से शुरू होता है तो WH से ही शुरू करना पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस हमारा कैसे शुरू हुआ है। तो हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर हमारे पास डूडस है तो हम फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म मान रहे हैं, यानी कि एजएमआर का यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास डिड है तो हम सेकंड फॉर्म मानते हैं, हम उसमें वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भी सेंटेंसेस बैठे हैं जिसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स बैठे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते जाते हैं। बस प्रॉब्लम इन दो वर्ब्स की है जिसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो डूडस के बदले एजएमआर, डिड के बदले वॉज वर्ब, बाकी जो स्ट्रक्चर जैसे हैं वैसे के वैसे ही काम करते रहेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को। हाँ, इसको अब इस सेंटेंस के अंदर भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे दूसरे सेंटेंस के अंदर था। सब्जेक्ट वही है, वर्ब वही है, ऑब्जेक्ट वही है, सब कुछ वो का वही है, चेंज करना कुछ है नहीं। डज पहले पहले बैठा हुआ है आगे आगे, बस इस डज के बदले अपन को एजएमआर का यूज करना है। ये डज के बदले अपन ने उठाया है इसको एजएमआर, क्योंकि डूडस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म को शो करेगा एजएमआर। अब एजएमआर का प्रयोग करना है हमको यहाँ पे डूडस के बदले, तो यू बैठा है पीछे। अगर यहाँ हमारे पास यहाँ पे डिड बैठा है जैसे अगले वाले वाक्य के अंदर, डिड का मतलब सेकंड फॉर्म, तो डिड मतलब सेकंड फॉर्म माने, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी। नीचे बैठा है मॉडल, मॉडल के साथ क्या रूल फॉलो करेगा, मॉडल के साथ मॉडल का रूल फॉलो होगा। तो ये जैसा रूल हमारे पास अपने बेसिक सेंटेंस के अंदर आ रहा है वही सेंटेंस रूल हमको वापस फॉलो करना है। नई चीज हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब की प्लेसमेंट अंदर की बजाय बाहर हो जाएगी और कोई भी चेंज नहीं होगा, बाकी सारे के सारे जो रूल जैसे फॉलो हो रहे हैं वैसे होते रहेंगे। तो डज का प्रयोग यहाँ पे शी के लिए हुआ है, अब यू के लिए हिसाब से होगा। अब यू घूमकर आगे आया तो डज के हिसाब से एजएमआर, तो एजएमआर के हिसाब से आर, आर यू अब्यूज्ड बाय, शी के बदले हर, आर यू अब्यूज्ड बाय हर, सिंपल। अब डू दे ऑफन प्ले चेस, अब यहां पर आ रहा है डू, तो डू के बदले वही एजएमआर, चेस आ गया, चेस खेल का नाम, सिंगुलर इज चेस, एडवर्ब बैठा हुआ है ऑफन बैठा रहेगा, इज चेस ऑफन प्लेड बाय देम। अब बाय देम अनवांटेड डूअर है, वैक डूअर है, इसको छोड़ा जा सकता है, हमने इसको छोड़ दिया। अब डिड अगला सेंटेंस चल रहा है डिड के साथ, डिड यू पेंट दिस पिक्चर्स इन योर स्टूडियो। अब यहाँ पे यू और योर दोनों चीज साथ आ रही, थोड़ा ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। शुरुआत कर रहे हैं हम डिड से। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिस पिक्चर्स इन योर पेंटिंग्स इन योर स्टूडियो, डिड माने वॉज वर, और यहाँ पे बैठा हुआ पिक्चर्स, पिक्चर्स के लिए आ गया वर दीज पिक्चर्स पेंटेड अब बाय यू इन योर स्टूडियो या इन योर स्टूडियो, अब यहाँ पीछे बाय यू नहीं लगा सकते अपन, इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ये योर का प्रयोग अपन यहाँ पे कर लिया तो तुमको यहाँ पीछे बाय यू नहीं लगा सकते, अगर बाय यू लगाना है तो तुमको पहले लगाना पड़ेगा। वर दीज पिक्चर्स पेंटेड बाय यू, हमने यहाँ लगाया बाय यू, क्योंकि यू आएगा तभी पीछे योर आएगा, बाय यू इन योर स्टूडियो, इन योर ओन स्टूडियो। तो यहाँ तो इस प्रकार लिखा जाए या इस प्रकार, लेकिन पैसे वो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन यहाँ बाय यू को ओमिट कर देते हैं, तो इन योर ओन स्टूडियो सीधा सीधा आ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, वॉज वर, तो यू के हिसाब से वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज, वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज।
डिड ही कॉल यू फूल, यहाँ भी डिड आ गया, डिड माने वॉज वर, यू के हिसाब से वर आ गया, वर यू, कॉल का कॉल्ड। अब ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है फूल, फूल बाय हिम। हम कॉम्प्लीमेंट की बात पहले कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, वो एज इट इज रह गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म के बाद। अब आया मॉडल, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे हर लॉस्ट बुक्स, कुड का कुड रह गया, कुड। अब यहाँ पे शी आ रहा है और हर आ रहा है, ये चीज अपन पहले नोट की थी कि शी सब्जेक्ट और उसका पॉजेसिव साथ बैठा हुआ हो तो उस पॉजेसिव को हटा के अपन द को यूज कर ले, वो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर पीछे बाय का सेक्शन उड़ जाता है। कुड द लॉस्ट बुक्स, अब कुड के साथ मॉडल बी, अब कुड के साथ जो मॉडल के साथ में जो पीछे वर्ब आ रही है वो बी के रूप में आ रही है, बी फाउंड बाय हर। शुड ही शिफ्ट द बॉक्स, फिर मॉडल आ गया शुड द बॉक्स बी शिफ्टेड बाय हिम। इज शी रिमूविंग डस्ट, इज डस्ट, अब यहाँ पे रिमूव में आईएनजी आ गया तो बी में आईएनजी आ जाएगा, बीइंग रिमूव्ड बाय हर, इज डस्ट बीइंग रिमूव्ड बाय हर। तो इंट्रोगेटिव सेक्शन के अंदर अगर हमारे पास हेल्पिंग शुरू में आ रही है तो हम इसको शुरू में रख रहे हैं पैसे वो, इसके अंदर भी डूडल्स आ रहा है तो इजमार को यूज कर रहे हैं, डिड आ रहा है तो वॉजवर को यूज कर रहे हैं, हैज हैव हैड के साथ जैसे बीन कॉमनली यूज हो रहा है वैसे यूज कर रहे हैं, मॉडल के साथ बी का यूज कर रहे हैं, टू के साथ बी का यूज कर रहे हैं, वैसे इट इज ही है। इससे कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं अपन अगले टेंसेस के अंदर। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, वाज ही परफॉर्मिंग द रोल ऑफ रामन इन द रामलीला। ये ऑफ बीच में बैठा हुआ है जो कि इस दो नाउन्स को या दो शब्दों को पार्ट एंड पार्सल बना रहा है। वाज, अब ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट बनकर आया है, द रोल ऑफ रावण इन रामलीला। अब रोल ऑफ रावण जो है इतना पार्ट है, इन रामलीला एडवर्ब हो गया। अब हमारे पास चॉइस है कि हम कैसे यूज करते हैं इसको। द रोल ऑफ रावण, was द रोल ऑफ रावण, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, वर्ब थी परफॉर्मिंग में आईएनजी बैठा हुआ है, बीइंग लग गया, बीइंग परफॉर्म्ड, बाय हिम इन द रामलीला। अब ये इन द रामलीला एडवर्ब है, बाय हिम इन द रामलीला या इन द रामलीला बाय हिम, और या फिर रामलीला और रावण का संबंध एक ही है ये, तो इसलिए हम इसको पूरा का पूरा अगर एक साथ रख दें, was the role of रावण in the रामलीला being performed by him, तो वो ज्यादा सही रहेगा। was the role of रावण in the रामलीला being performed by him। was the role of रावण in the रामलीला being performed by him, by him। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है मेकिंग द प्रिपरेशन फॉर मैच। अब प्रिपरेशन फॉर मैच ये पूरा का पूरा हमारा नाउन बन गया। was the preparation for match, पूरा एक साथ लिया, being
मेड बाय यू, मेड बाय यू। अब सेकंड, दूसरा जो स्ट्रक्चर हो रहा है हमारे पास, हैज समवन मेड द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हैज से उठा, हैज हैव प्लस हैव नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हैज हैव की वजह से बीन आया, बीन मेड यहाँ बाय की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दे बाय समवन आ रहा है, वैक डूअर आ रहा है, हम उसको छोड़ सकते हैं। सो हैव दे लॉन्च्ड न्यू कार्स दिस ईयर, दिस ईयर तो एडवर्ब हो गया, वो तो पीछे चला जाएगा। हैव न्यू कार्स, अब हैव की वजह से बीन आ गया, लॉन्च्ड एज इट इज रह गया, हैव न्यू कार्स बीन लॉन्च्ड दिस ईयर एडवर्ब के रूप में आ गया। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बाय प्लस दे यानी बाय प्लस देम यानी वैक डूअर हो गया, हम उसको छोड़ सकते हैं। अब जो सेक्शन आ रहा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेक्शन आ रहा है, इसमें डबल स्ट्रक्चर काम कर रहा है। हैड ही किल्ड द लायन, फिर बीच में एक कंजंक्शन प्रीपोजिशन आ रहा है, बिफोर रिटर्निंग टू हिज हाउस। अब हैड द लायन बीन किल्ड, अब बाय हिम यहां पे लेंगे, अगर वाक्य यहीं रुका हुआ होता तो बाय हम यहाँ पे लिया जाता, लेकिन अब हम रुक रहे हैं एक कंजंक्शन के चक्कर में बिफोर। अब बिफोर के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो आईएनजी से शुरू हो रहा है, पार्टिसिपल वाला स्ट्रक्चर है। इसका रिलेशन फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से है। ये एक बड़ा ही शानदार सा स्ट्रक्चर है। आईएनजी किसी प्रीपोजिशन के बाद, कंजंक्शन के बाद जब आईएनजी आता है तो उसका रिलेशन हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से हो जाता है। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि घर कौन लौटा और किसने किसको मारा। ही किल्ड द लायन, उसने शेर को मारा घर लौटने से पहले, तो लौटा कौन, वह, मारा किसने, उसने, क्योंकि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान है। इसलिए अपन ने वहां पे बिफोर के बाद में दोबारा सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करके हमने सीधा वहां पे आईएनजी शब्द का प्रयोग कर लिया। इसको ध्यान से देखते हैं, इसको दोबारा से। जैसे आई हैड लॉक्ड द डोर बिफोर आई वेंट टू कॉलेज, यहाँ बिफोर गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ बिफोर के पीछे गोइंग आ रहा है, मतलब है मैं कॉलेज जाने से पहले दरवाजा बंद कर चुका था। तो कॉलेज कौन गया, मैं, दरवाजा किसने बंद किया, मैंने, यानी दोनों काम करने वाला एक ही सब्जेक्ट हो गया। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो फिर प्रीपोजिशन के बाद में, कंजंक्शन के बाद में दोबारा आई की जरूरत नहीं थी। आई को हटा के अपने सीधा आईएनजी का प्रयोग कर लिया, यानी अपने पार्टिसिपल का प्रयोग कर लिया। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आई और सेकंड पार्ट का भी आई था, इसलिए अपने वहां से आई को हटा दिया। आई हैड लॉक्ड द डोर बिफोर गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाने से पहले दरवाजा बंद कर चुका था, मैं कॉलेज जाने से पहले दरवाजा बंद कर चुका था। क्या वह घर लौटने से पहले शेर को मार चुका था। अब सवाल ये उठता है कि घर कौन लौटा, वह लौटा, शेर को किसने मारा, उसने मारा। लेकिन अब की बार क्या हुआ, लॉयन पहले आ गया। हैड द लॉयन बीन किल्ड, क्या शेर को मारा जा चुका था घर लौटने से पहले। अगर यहाँ पे हम बिफोर के बाद में रिटर्निंग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, बिफोर रिटर्निंग टू हिज हाउस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लौटने का काम भी शेर करेगा, क्योंकि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट शेर बन गया। हैड द लॉयन बीन किल्ड बिफोर रिटर्निंग टू हिज हाउस। ये पार्टिसिपल का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेंटेंस को उलझा देता है कि बिफोर के बाद कौन आएगा। अब बिफोर के बाद घर लौटने का काम किया है उसने,
हैड द लॉयन बीन किल्ड बाय हिम बिफोर हिज रिटर्निंग टू हिज हाउस। अब यहाँ पे हिम भी लगा दें, हिज भी लगा दें, फिर हिज लगाएं, या तो एक बार हिज लगाएं या फिर इसको छोड़ दें। बिफोर इज रिटर्निंग टू द हाउस, बिफोर इज रिटर्निंग टू हिज हाउस। तो हम यहाँ पे बाय हिम को छोड़ रहे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको। हैड द लॉयन बीन किल्ड बिफोर, हैड द लॉयन बीन किल्ड बिफोर, हैड द लॉयन, अब लॉयन का रिलेशन आईएनजी से हो गया तो ये गलत हो जाएगा। ये आईएनजी का रिलेशन तो हमेशा ही से है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आईएनजी है ना उसका रिलेशन ही से है। यहाँ तो पिछले वाले वाक्य में बाय लेकर आए, यहाँ पे उसके बदले अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे हिज। हैड द लॉयन बीन किल्ड बिफोर हिज रिटर्निंग टू द हाउस। अब एक ही वाक्य में बाय हिम भी लगाएं, हिज रिटर्निंग भी लगाएं और हिज हाउस भी लगाएं, तो एक ही वाक्य में 3 बार हिज शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वो अनवांटेड हो गया, एक सुपरफ्लूअस हो जाएगा। सो इस वाले पार्ट के बदले अपन ने यूज किया कि हैड द लॉयन बीन किल्ड बिफोर इज रिटर्निंग टू द हाउस, ये ज्यादा बेटर है। हमने बाय हिम को भी छोड़ा, हमने यहाँ पे हिज को भी छोड़ के हिज को पहली बार यूज किया, सेकंड फॉर्म में, सेकंड वाले हिज के बदले अपन इसको द में कन्वर्ट किया है, क्योंकि अब यहाँ पे लॉयन और हिज का आईएनजी का कोई रिलेशन नहीं बचा। नहीं तो पिछले वाले वाक्य के अंदर अब तो इसमें शेर मारा गया और वो लौट के गया है। एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है, जो कि दोबारा फिर वापस आएगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बिफोर है। विल शी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बिफोर माई गोइंग टू अमेरिका, यानी मेरा अमेरिका जाना। अगर यहाँ से माई हटा दूं तो हो जाएगा उसका अमेरिका जाना। ध्यान से देखने की बात है कि विल शी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बिफोर गोइंग टू अमेरिका, यानी कि क्या अमेरिका जाने से पहले वो बिजनेस शुरू कर सकती थी, लेकिन अगर मैंने माय लगा दिया तो हो जाएगा मेरे अमेरिका जाने से पहले क्या वह व्यापार शुरू कर चुकी थी। तो विल अ न्यू बिजनेस हैव बीन स्टार्टेड बिफोर माय गोइंग टू अमेरिका। नीचे सेंटेंस है, कैन यू हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम बिफोर बाय कंसल्टिंग द चेयरमैन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है, यहाँ भी बिफोर आ रहा है। कैन यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या तुम इस समस्या को सॉल्व कर चुके थे, बिफोर माई कंसल्टिंग द चेयरमैन, की इससे पहले कि मैं चेयरमैन से बात करता उससे पहले क्या तुम इस समस्या को समाधान कर चुके थे। यहाँ पर बाय के बाद माई कंसल्टिंग आ रहा है, जबकि आगे का सेंटेंस में यू आ रहा है, यानी कि समस्या का समाधान तुमने किया, कंसल्ट चेयरमैन से मैंने किया। दो सब्जेक्ट हैं डिफरेंट। इन उस बिफोर के बाद में हमने सेंटेंस को पूरा नहीं बनाया, हमने उसको पार्टिसिपल में रखा है और वहां पे हमने माय शब्द का प्रयोग किया। तो यानी माय शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आई, सब्जेक्ट होगा इसका आई। तो ये समझने की बात है हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको। अब ये कंसल्टिंग शब्द जो बैठा है ना, अपना खुद का नाउन, अपना ऑब्जेक्ट खुद लेके बैठा हुआ है, यानी एक ऐसी वर्ब है पार्टिसिपल वाली जो अपना ऑब्जेक्ट खुद लेके बैठी है। तो हम थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। बीच में बिफोर आ गया, माय आ गया, कंसल्टिंग आ गया, कंसल्टिंग द चेयरमैन आ गया, और फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है कैन यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। कैन द प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड बिफोर my consulting the chairman। अब
सवाल ये उठता है कि माय कंसल्टिंग ने चेयरमैन के साथ में कंसल्टिंग के पीछे ऑब्जेक्ट बैठा है इसका खुद का, तो इसका पैसे भी बना सकते हैं। कैन द प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू बिफोर, अब चेयरमैन को अगर आगे ले आए तो बिफोर द चेयरमैन, अब वहां पे था आईएनजी, तो आईएनजी के बदले अपन ने ले लिया बीइंग, बिफोर द चेयरमैन बीइंग कंसल्टेड। अब ये माय कौन है, माय आई का रूप है, तो आई का रूप इसका हो जाएगा बाय मी। ये एक बहुत शानदार स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस के अंदर, और ये जब भी आता है एग्जाम में हमसे सेंटेंस गलत करवा के जाता है ये। यानी पार्टिसिपल के रूप में अगर आईएनजी बैठा हो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसके लिए काम आया है, जिसके लिए यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होकर आएगा। दोनों सब्जेक्ट समान है तो आईएनजी आता ही है, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है तो फिर उसका पॉजेसिव आता है। और फिर जब वो सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, आपस में इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है उनका, जब वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो हमको उसके आईएनजी पर भी फोकस करना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है, वो अब वो किसके लिए आएगा। अब हमने उसमें देखा कि क्या शेयर मारा जा चुका था तो मारे जाने से पहले, अब समझ में, अब ये ध्यान रखने की बात है कि कौन किसके साथ में एक्शन मूवमेंट कर रहा है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हम इसको, और अगला सेक्शन हम जो उसका इंट्रोगेटिव का है वो है उसके WH का सेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। और ये छोटे छोटे जो आईएनजी वाले स्ट्रक्चर हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर हैं, ये सब हमारे पास दोबारा वापस वाक्यों में और भी ये भी आते रहेंगे, क्योंकि बड़े सेक्शन है ये पैसिव वॉइस के अंदर, हमारे एसएससी में RS में लगातार हमको मिलते रहते हैं। चलिए WH की तरफ चलते हैं।